तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफ़ी का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका भूगोल का विषय है, इसका जो आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है 23 अक्टूबर। जी हाँ बच्चों, 23 अक्टूबर 2024 को जो आपका भूगोल का यहाँ पर यानी जियोग्राफ़ी का मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ये सैंपल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, ठीक है। और जब मैं बोलता हूँ डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं, इसका मतलब इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जियोग्राफी के अंदर तो ऐसा होता है बच्चों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ कि अराउंड मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो 6 से 7 सालों का है और सैंपल पेपर मैं लगभग 3 से 4 सालों से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जियोग्राफी में तो ऐसा देखा है मैंने कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर सैंपल पेपर वगैरह में क्वेश्चन देते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में रिपीट होकर के आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल का पेपर एनालाइज करने के बाद जो आपका मिड टर्म एग्जाम हुआ है ना पिछले 10 सालों में, तो उनके जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनको एनालाइज करने के बाद ही यहाँ पर ये सैंपल पेपर आप सभी बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पर मैं एक लाइक का टारगेट दे देता हूँ, वो है 507 लाइक्स का। जी हाँ बच्चों, 507 लाइक्स अगर आप कंप्लीट करवा देते हैं, तो जियोग्राफी का वन शॉट का वीडियो भी मैं ला दूँगा, ठीक है? और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपको कवर करवा दूँगा। ठीक है? और इसके अलावा इस सैंपल पेपर के अलावा कम से कम 2 सैंपल पेपर तो कन्फर्म मैं आपको करवा ही दूँगा, ठीक है? अगर आप 507 लाइक कंप्लीट करवा देते हैं तो, ठीक है? और लाइक अगर आप करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है बच्चों वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है हमारा, सब्जेक्ट है यहाँ पर जियोग्राफ़ी, जिसको हिंदी में आप भूगोल विषय भी कहते हैं। जियोग्राफ़ी का जो आपका पेपर होगा 23 अक्टूबर को, वो 3 घंटे का होगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये पहला वीडियो है हमारा जियोग्राफी की सैंपल पेपर सीरीज का, तो यहाँ पर हम लोग सामान्य निर्देश को समझ लेते हैं। इससे हमें पेपर का पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपका जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा जियोग्राफी के पेपर के अंदर, वो 30 क्वेश्चन यानी कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। और आपके प्रश्न पत्र जो है यानी जियोग्राफी का जो पेपर होगा उसको 5 खंडों के अंदर, 5 सेक्शंस के अंदर बाँटा गया होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई करके, ठीक है? इसमें विभाजित किया गया होगा। जो आपका खंड ए रहेगा या खंड क कह सकते हैं आप, यानी सेक्शन ए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। बहुविकल्पीय आपको पता ही होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? और ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस 1-1 नंबर के यानी 1 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है? जो आपका सेक्शन बी रहेगा यानी खंड बी जिसको आप कह सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो रहेगा ये स्रोत आधारित प्रश्न रहने वाला है, ठीक है? और ये 3-3 नंबर के रहेंगे, ठीक है बच्चों? इसके आगे चलें, तो जो आपका सेक्शन नंबर सी रहेगा यानी खंड सी जिसको आप कह सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 23 तक लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है? और ये 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। इनका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है? यहाँ पर वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखिएगा जियोग्राफी के पेपर के अंदर, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरह ना कहानी नहीं बनाना होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पूछा है उसका आंसर दीजिएगा। किताबी लैंग्वेज में कोशिश कीजिएगा आंसर लिखने का। ये जो प्रो टिप है ये हमारे स्कूल टाइम पे जब मैं पढ़ता था 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम पे मेरे जियोग्राफ़ी के सर ने बताया था कि बेटा ऐसे-ऐसे करो कि आप जो है जो पूछा गया है केवल उतना ही जवाब दे कर के आना और वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना, क्योंकि जियोग्राफ़ी के पेपर में आपको कहानियाँ नहीं बनानी है या आंसर को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं लिखना है, ठीक है? अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखते हैं ना, कम शब्दों में ही ज़्यादा बातें लिख कर के आ जाते हैं, तो आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों। आगे देखिए बताया गया है कि जो आपका सेक्शन डी रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर
24 से लेकर के 28 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर ये आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 5-5 नंबर के रहने वाले हैं और इनका आंसर आपको 120 से 150 शब्दों में लिखना है बच्चों, ठीक है। और इसके आगे जो हमारा लास्ट वाला सेक्शन रहेगा यानी कि सेक्शन नंबर ई, बोले तो खंड ई करके, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 29 और 30, 29 और 30 वाला जो क्वेश्चन रहेगा ये मानचित्र पर आधारित रहने वाला है यानी कि मैप के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। और ये 5 नंबर का रहेगा, मतलब 5-5 नंबर का करके, ठीक है। और बाकी और कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। सेम यही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। वैसे मैंने बाइलिंगुअल हिंदी, इंग्लिश दोनों में आपको समझा दिया। और ये जो सैंपल पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये हिंदी मीडियम में भी करवाने वाला हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी करवाने वाला हूँ। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये सैंपल पेपर, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी यहाँ पर बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है बच्चों? चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी और ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें रहीं जो आपका 23 अक्टूबर 2024 को जियोग्राफ़ी का मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज़ देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन्स हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए या फिर अनुभाग ए भी कहते हैं। ठीक है, या खंड क भी कह लेते हैं कई बार। इसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएँगे। तो चलिए देखते हैं, एक-एक करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से जनसंख्या का कौन-सा वर्ग कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन क्लास रिप्रेजेंट द वर्किंग पॉपुलेशन? ठीक है? देखिए, एक देश के अंदर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उस देश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है। ठीक है? अब आप बोलेंगे सर ये कार्यशील जनसंख्या क्या होता है? तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। कार्यशील जनसंख्या वह जनसंख्या का वर्ग होता है जो कि काम करता है और देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान निभाता है। ठीक है? अगर हम बात करें कार्यशील जनसंख्या की, तो वो होगा हमारा 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की जो आयु होती है, ये कार्यशील जनसंख्या को दिखाता है, यानी कि वर्किंग क्लास को दिखाता है। ठीक है? एक व्यक्ति जब 15 साल का होता है, तो लगभग वो काम करना शुरू कर देता है और उसकी रिटायरमेंट की एज होती है 59 ईयर, ठीक है? यानी कि 59 साल तक वो काम करता है और उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। तो जिस देश में ये वाला एज ग्रुप ज़्यादा होगा, वो देश सबसे आगे बढ़ सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होगी, ठीक है? और भारत में आप देखेंगे तो ये वाला एज ग्रुप जो है 15 साल से लेकर के 59 साल के लोग, ऐसे एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसीलिए भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये वाला जो एज ग्रुप होता है ना, इनके पास अच्छी खासी पावर होता है, स्टैमिना होता है, काम करने का पूरा शक्ति होता है, ठीक है? और जिस देश में 59 ईयर्स से जो सो कि आगे के एज के लोग ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि बूढ़े लोग, तो वो देश जो है धीरे-धीरे प्रगति करता है। जैसे जापान में आप देखेंगे, तो जापान में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है? फिर भी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो अब धीरे-धीरे पीछे होता जा रहा है, भारत आगे बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं? तो मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ग जो है कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है, तो 15 साल से लेकर के 59 साल तक, ठीक है? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन क्लास रिप्रेजेंट द वर्किंग पॉपुलेशन? तो 15 टू 59 ईयर वाली जो हमारी एज ग्रुप होता है, ये हमारा ये वर्किंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन, कि लिंग अनुपात का अर्थ होता है, ठीक है? व्हाट इज़ मीन बाय सेक्स रेशियो? तो आपका लिंग अनुपात का मतलब होता है जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है, उसे हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर रहेगा द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पॉपुलेशन। ये हमारे यहाँ पर सेक्स रेशियो होता है, यानी कि लिंग अनुपात होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में वाणिज्यिक पशुधन पालन नहीं किया जाता? ठीक है? तो वाणिज्यिक पशुधन पालन जहाँ पर नहीं किया जाता, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये देश है हमारा कनाडा, ठीक है? कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश आप मान सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कि रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं?
विच इंडस्ट्री हैज़ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ पर हमें रोज़गार यानी कि नौकरी वगैरह अच्छा खासा मिल सकता है। तो वो होता है बच्चों हमारे यहाँ पर छोटे पैमाने के उद्योग। आप क्या सोचे थे बड़े पैमाने के उद्योग? नहीं, यहाँ पर लिमिटेड होता है रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर लिमिटेड मिलता है। लेकिन जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है? मेरे ही आस-पास के कई सारे अंकल लोग जो है, वो कहाँ काम करते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग के अंदर काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है। दिल्ली में आप देखेंगे, मैं दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो यहाँ पर तो छोटे पैमाने के उद्योग बहुत सारे हैं, छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़ी-रोटी चलता है। समझ रहे हैं आप? तो जब भी आपसे पूछे कि रोज़गार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं, तो यहाँ पर छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, वहाँ पर रोज़गार के अवसर जो है वो अधिक होते हैं। क्लियर है? बार-बार ही मैं ये कार क्यों बना देता हूँ। चलिए इसी बहाने मेरा जो ड्राइंग का स्किल है वो भी सुधर रहा है। धीरे-धीरे लगता है मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा कि व्हिच इंडस्ट्री हैज़ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज अ पर्सन हु डज बेनिफिशियल वर्क फॉर 183 डेज इन अ ईयर कॉल्ड? तो उसे हम लोग यहाँ पर बच्चों कहेंगे मुख्य श्रमिक। ठीक है? या इसको ऐसे भी आप मान सकते हैं कि जो व्यक्ति एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। ठीक है? और एक लीप ईयर होगा तो 366 हो जाएगा। तो 365 में से कम 183 दिन जो काम करता है, वो किस श्रेणी में आते हैं? तो वो जो कामगर है, ठीक है? यानी कि मेन वर्कर जो है उसकी श्रेणी में आते हैं। जैसे आपके पिताजी हो गए, जिनको मेरा हाथ जोड़ कर के नमस्कार है, ठीक है? तो आपके पिताजी जो है, साल में कम से कम 183 दिन तो काम करते ही होंगे, 365 में से देखा जाए तो। तो वो किस कैटेगरी में आएँगे? वो यहाँ पर मुख्य कामगार यानी कि मेन वर्कर की कैटेगरी में आएँगे, ठीक है? चलिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और मेन वर्कर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि वे स्थान जहाँ नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो हमारा कहलाते हैं बच्चों, ये प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। ठीक है? यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जहाँ पर आपका नगर पालिका होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, नोटिफाइड टाउन होता है, एरिया होता है, समझ रहे हैं आप? तो ये आपका प्रशासनिक नगर होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट के चीज़ें ज़्यादातर है, समझ रहे हैं? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं 2-3 बार ही बोल दिया, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यहाँ से एक मीम याद आ गया मेरे को, जो हर्ष बेनीवाल भैया जी का है, वो उनका एक मीम बहुत ज़्यादा फेमस होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट आर द प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड और अ नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी कॉल्ड? तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होता है, ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोल रहा है 7वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? ठीक है? तो अगर बात करें गलत सुमेलित की, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र का कोरबा, ये कोयला के खदान, ये आपका गलत है बच्चों। ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। पेपर में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है? अराउंड 1-2 साल पहले शायद पेपर में आया भी था। 8वां क्वेश्चन है कि भारत के दिए गए प्राकृतिक गैस भंडार के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर स्थान के सही क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है? यानी कि जो भारत का प्राकृतिक गैस भंडार है हमारा, जो आपका नेचुरल गैस रिज़र्व्स है इंडिया के अंदर, उसका आपको बताना है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम आपका दिशा जो हो गया उससे पूरब दिशा की ओर स्थान से आपको सही क्रम में बताना है जहाँ पर हमें ये प्राकृतिक गैस भंडार देखने को मिलते हैं भारत के अंदर, ठीक है? तो वो कौन-सा हो जाएगा आपका? वो जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर किधर हो गया? राजस्थान की तरफ। फिर आपका अंकलेश्वर, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, फिर त्रिपुरा। तो इस तरह से आपका चलता है ऐसे करके, ठीक है? ये। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हमसे कि वर्षा का जल बह करके नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है? जो बारिश का पानी होता है, आपने देखा होगा अक्सर जब यहाँ पर
बादलों से अच्छी खासी बरसात होती है इस तरह से, है कि नहीं? तो जो बरसात होती है उससे जो पानी इकट्ठा होता है, वो यहाँ पर बह कर के कहाँ चला जाता है? नदियों के अंदर चला जाता है, झीलों के अंदर चला जाता है या तालाबों के अंदर चला जाता है। तो उसे कहते क्या है भैया? तो उसे हम लोग पृष्ठीय जलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पृष्ठीय जलन, ठीक है? याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप में से कई सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि भौम जल क्या होता है? देखता हूँ कितने बच्चों को पता है भौम जल के बारे में। इंग्लिश में जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कमेंट करके बताइएगा। देखता हूँ आप में से कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बता पाते हैं। वैसे मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होना चाहिए ये चीज़। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेन वाटर दैट फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पाउंड्स? ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये मैं आपको दे रहा हूँ एक प्रो टिप, ठीक है? तो इस टिप का बड़े मतलब ध्यान से पालन कर लीजिएगा अगर आपको जियोग्राफ़ी के पेपर में अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाने हैं तो, ठीक है? जो आपका सपोर्ट मटेरियल है बच्चों 2024-25 के लिए, उसको उठाइएगा आप, ठीक है? और उसमें क्या होता है ना कि कई सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, कई सारे क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट भी लिखा होता है, आईएमपी करके लिखा होता है, ठीक है? इस तरह से। तो उन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जियोग्राफी का जो पेपर बनता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके सपोर्ट मटेरियल में से कई सारे क्वेश्चंस आपके जियोग्राफी के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है? जो हम सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, इसकी तो आप प्रैक्टिस करते ही चलिए, ठीक है? इसके अलावा मैं वन शॉट की वीडियो बना दूँगा, वो देख सकते हैं आप। मैप की वीडियो भी बना दूँगा, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है? इस तरह से ये वीडियोज़ तो आपके लिए मैं ला दूँगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपका सपोर्ट मटेरियल है ना, उसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है, वहीं तक आपको उन चैप्टर्स तक ही देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जब एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे ना पेपर, और जब आप देखेंगे कि अरे! ये क्वेश्चन तो मैंने सपोर्ट मटेरियल में पढ़ा था, अरे! ये क्वेश्चन तो सर की वीडियो में था, सैंपल पेपर वाली में। ये तो सर के वन शॉट वाली वीडियो में था। तो आप मुझे तो वहाँ पर थैंक यू बोलेंगे, मन ही मन बोलेंगे कि अरे! सर जी ने बताया था, यहाँ से पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है? तो वहाँ आप खुद ही मन मुझे थैंक यू बोल रहे होंगे। चलिए, 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में शहरी बस्तियों की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ हैं? तो जो शहरी बस्तियाँ हैं बच्चों, यानी कि अर्बन सेटलमेंट्स है इंडिया के अंदर, तो इसकी विशेषताएँ हैं कि यहाँ पर जीवन का जटिल तरीका हमें देखने को मिलता है, तैयार माल का निर्माण होता है और नोड आर्थिक विकास देखने को मिलता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया? तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें और भूतापीय उत्पन्न करने का क्रम निम्नलिखित है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भूतापीय उत्पन्न करने का जो क्रम है बच्चों, कैसे होगा वो? हाँ, ऐसे होगा कि आपका सबसे पहले तो ये 4th नंबर पर आ जाएगा कि भूतापीय ऊर्जा मौजूद है, क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी जो है उत्तरोत्तर गर्म होती जाती है, ठीक है? तो ये आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका आएगा सेकंड वाला, ये दूसरा वाला आएगा, फिर पहला वाला आएगा और फिर आपका आएगा थर्ड वाला। इस तरह से करके आपको यहाँ पर इसको सही क्रम में दर्शाना है। करेक्ट आंसर की मैं अगर बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आपका ये 4th ऑप्शन है, ठीक है? ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखें, ये 4th ऑप्शन। चलिए, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे दिया है, इस पर हमें विचार करना है और फिर बताना है कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, ठीक है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि कथन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, इस बात से लगाया जाता है, ठीक है? जनसंख्या वितरण यानी कि जो हमारे धरती पर जनसंख्या है, आबादी है, वो कहाँ-कहाँ फैली हुई है। इस बात का अनुमान हम इस आधार पर लगाते हैं कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, यानी कि बँटे हुए हैं एक तरह से, है ना? तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों। अगला वाला यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए कि विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल भाग में निवास करती है। वर्ल्ड की, याद रखिएगा, वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है, 90% जो जनसंख्या है, वो केवल इसके 10% हिस्से पर ही निवास करती है, ठीक है?
तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पर, वर्ल्ड में कितनी आबादी है, 7-8 बिलियन पता नहीं कितनी आबादी है और उसमें से 90% जो आबादी है वो केवल इसके 10% हिस्से पर ही रहती है, ठीक है? तो दोनों कथन सही है बच्चों, तो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से स्टेटमेंट दिए गए हमारे और बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर अभिकथन और कारण दे दिया है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभिकथन में क्या कह रहा है बच्चों कि बस्तियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जो सेटलमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जो कारण यहाँ पर कह रहा है वो क्या कह रहा है कि विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दोनों कथन सही है और कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक है? दोनों जो यहाँ पर कथन और कारण ये दिए गए हैं ना, ये सही है और ये जो आपका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है? यानी कथन की सही व्याख्या करता है। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे एसेशन दिया गया है, सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड रीजन दिया गया है, वेरियस फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बच्चों, 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो यहाँ पर अगर फॉल्स स्टेटमेंट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि भारत में जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों का कोई योगदान नहीं है। जबकि भारत में आप देखेंगे तो छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो आपको अच्छा खासा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रदान करते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है बच्चों, तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, एकदम ठीक। चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है? तो ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों।